अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इतवार का दिन है, 15 तारीख है, मार्च का महीना है और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब आ गए हैं हमारे पास। आज इनको बड़ी मुश्किल से उठवाया हमने, क्योंकि ये सहरी के बाद उन्होंने फ़ौरन मसाज करवाया और सो गए हैं और उठ ही नहीं रहे थे। तो मुज़म्मिल साहब, वेलकम टू मुबश्शिर लकमान चैनल। और ये आपकी अय्याशियाँ जो हैं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं और आप अपना एक जेन्युइन अमीर अय्याश हो गए, नौदौलतिया अमीर अय्याश। चलें, अल्लाह खैर करे। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो पीछे बैकग्राउंड है ये वर्चुअल है। आपका एक दोस्त मुझे मिले, वो आपके साथ वो कहते हैं ये पियानो मुझे दे दें। मैं कहा भाई ये वर्चुअल बैकग्राउंड है। जिस तरह आप जो मेरी इमारत की सारी निशानियाँ बताते हैं वो भी वर्चुअल ही हैं इस बैकग्राउंड की तरह। लेकिन अल्लाह मियाँ आपकी ज़ुबान मुबारक करे। देखिए ना आमीन। जी लक्ष्मी मैं जो तो है अपने वो तमाम दोस्तों के लिए दुआ करूँगा। हाँ, व्हाई नॉट? तो इसलिए इस हम कोई ऐसी नहीं कहते कि भई कोई हमें कबूल नहीं है, हमें हुँ। कबूल है जी, अल्लाह दे तो हम क्यों इनकार करें? मुज़म्मिल, ये बताएँ, क्या नेतन्याहू मर गया? नहीं, तो ये जो 6 उँगलियों वाला एआई और ये सब कुछ हो रहा है, ये क्या ड्रामा हो रहा है? ये ऐसे ही है जैसे कल डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा है कि मुझे लगता है मुश्तबा खामनाई की डेथ हो गई है हुँ, और ये वॉर प्रोपेगेंडा के टूल्स हैं, क्योंकि वो एक सेफ प्लेस पे हैं, वो पब्लिक अपीयरेंस नहीं दे रहे नेतन्याहू, बंकर में छुपे बैठे हैं। तो वो उनको चैलेंज किया जा रहा है कि आओ बाहर आओ, दसो वो भी अमेरिकन ईरानियन मिसाइल से डर के खौफ से बंकर में छुपे बैठे हैं। हुँ, इसी तरह चूँकि मुश्तबा खामनाई की इस वक़्त पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, उनकी कोई वीडियो नहीं आई और जो ऑडियो मैसेज भी है उसमें उनकी आवाज़ नहीं है और हुँ, वो एक रिटन मैसेज था जो एक लेडी न्यूज़कास्टर ने पढ़ा, वो उनकी आवाज़ में भी नहीं था, तो लिहाज़ा अमेरिकन्स कहते हैं कि जी वो अब नहीं है। तो ये वॉर प्रोपेगेंडा है, मैं नहीं समझता कि ये हकीकत है और आप तो जंगों को बिल्कुल समझते हैं कि जंगें जो हैं उसमें वॉर प्रोपेगेंडा उसका एक बड़ा अहम टूल है। जैसे ग्राउंड रियलिटी है वैसे वॉर प्रोपेगेंडा जो है वो अपने-अपने मुल्क का मोराल ऊँचा रखता है। हुँ, फ़ौजियों का मोराल ऊँचा रखता है, जीत का जश्न मनाया जाना चाहिए और हर वक़्त ये बताना कि हम जीत रहे हैं। ये हुँ, लड़ाई का बुनियादी अंसर है, तो ये दोनों तरफ से ये चल रहा है, वो मैं समझता हूँ ईरानियंस की सबसे बड़ी कामयाबी इस वक़्त तक ये है कि उन्होंने पासदारान इनकलाब का मोराल अप रखा हुआ। हुँ, वो और जो ईरान में आपकी भी बात होती होगी, हमारी भी होती है, वहाँ वो ये समझते हैं कि हम जीत रहे हैं हुँ, और उस जीत के लिए वो ये बताते हैं कि नेतन्याहू भाग गया है, नेतन्याहू मिल नहीं रहा, हमने इतनी कामयाबियाँ हासिल कर ली हैं। और दूसरी तरफ अमेरिकन और इज़राइल भी ईरान के बारे में रोज़ बताते हैं कि हमने इतना कर दिया ताकि उनकी फ़ोर्सेस का मोराल भी रहे। हालाँकि नुकसान तो अमेरिकन और इज़राइल का भी बहुत हो रहा है अगर ईरान का हो रहा है। इट्स एन इक्वल कॉन्टेस्ट मैं नहीं समझता किसी पार्टी का अभी तक पलड़ा भारी है और मैं कहूँगा जी उसका बड़ा पलड़ा भारी है। वो मेरे ख़्याल में इज़राइल का भी बहुत नुकसान हो रहा है, अमेरिकन बेसिस का, अमेरिकन के एलाइज़ का बहुत नुकसान हो रहा है। और जब हम कहते हैं अमेरिकन एलाइज़ का नुकसान हो रहा है, तो अमेरिका का ही ये नुकसान है, क्योंकि देखिए चौधरी के पास बंदे होते हैं कि वो समझते हैं चौधरी बड़ा ताकतवर है। जब पता लग जाए कि चौधरी मेरी हिफाज़त नहीं रखता है, चौधरी के डेरे से बंदे भाग जाते हैं। हुँ। मैंने कई चौधरी देखे हैं ऐसे। हुँ, और लेकिन ये है कि अभी-अभी मुझे कोई 10 मिनट पहले एक खबर आई है, अपनी एक हुँ, सोर्स से जो ईरान में है। हुँ, और इस वक़्त मेरी ईरान में मल्टीपल सोर्सेज़ हैं और ये जो हुँ, मेरी सोर्स है ये आप समझें ए प्लस है, हुँ, ठीक है ना? उसका ये कहना है कि हमने पता चला लिया है कि अम, यूएई जो सऊदी अरेबिया पे मिसाइल फायर हुए थे, वो यूएई से हुए हैं। हुँ। बड़ी खौफनाक किस्म की एक्यूज़ेशन है। अगर ये सच साबित हो गई तो ये गल्फ़ का फ्यूचर क्या होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अब हुँ, मिसाइल कहाँ से फायर हुआ है, ये कोई आप इस बात को छुपा नहीं सकते, हुँ, पहली बात। हुँ, क्योंकि दुनिया के मल्टीपल कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स इस वक़्त मौजूद हैं। जैसे अब आप तो एविएशन को बहुत समझते हैं। ये खुफ़िया तौर पे कोई जहाज़ फ्लाई करके किसी जगह पहुँच सकता है? नहीं, नहीं। ये हो नहीं, सकता है कि मैं जहाज़ में निकलूँ और पता ही ना लगे मेरा जहाज़ उड़ रहा है, मेरा खाली पर्सनल नहीं होता। सेम इज़ द केस विद मिसाइल्स। मिसाइल्स भी ट्रैक हो जाते हैं, कहाँ से उड़ा, किधर के लिए उड़ा, वैसे तो इंटरसेप्टर्स भी उसको ट्रैक करते हैं।
मैं अगर यूएई से उड़े हुए हैं, तो वो ईरानियंस को भी वो चाइनीज़ भी बता देंगे, रशियंस भी बता देंगे कि भाई ये यूएई से उड़े हुए हैं और वो कोई ऐसी ओपन खुफिया बात नहीं होगी किसी ईरान को को भी तो उन्होंने बताया होगा ना। ईरान को भी उन्होंने ही बताया होगा। देखें, जैसे जो टर्की को मिसाइल लगा, वो भी हिज़्बुल्लाह ने लेबनान से चलाया है। वो ईरान से नहीं उड़ा। वो हिज़्बुल्लाह ने चलाया, लेकिन टर्की का मौक़िफ़ है कि हिज़्बुल्लाह और ईरान एक ही चीज़ है। हुँ, ईरान का मौक़िफ़ है कि हिज़्बुल्लाह की अपनी पॉलिसी है। तो हुँ, टेक्निकली इस लड़ाई के मुतअद्दिद फ़रीक हैं, इसमें हूसी भी एक फ़रीक हैं हुँ, और इसमें हिज़्बुल्लाह भी एक फ़रीक है और हुँ, जो इराक के अंदर प्रो ईरान निजी मिलिशियाज़ हैं, वो भी एक फ़रीक हैं। वो भी हुँ, अपना प्ले करेंगे। ईरान भी एक फ़रीक है। तो हुँ, मुतअद्दिद जगह से हमने देखा है ड्रोन्स और मिसाइल चल रहे हैं। ये हुँ। तो आई थिंक मेरा ख़्याल है इसका फोरेंसिक ऑडिट हो जाएगा। ये कोई ऐसी बात थोड़ी है जो रह सके। फोरेंसिक ऑडिट इसका बहुत ईज़िली मुमकिन है। ट्रैक हो जाएगा किधर से चला है, कहाँ से चला है। हुँ। ठीक है, हो जाएगा। तो अभी आपको जंग कितना आगे चलती नज़र आती है? देखिए, आज जो मैंने डोनाल्ड ट्रम्प की बात सुनी है, वो तो जंग ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा ख़्याल है कि जब वो चाइना जाएँगे 28 या 29 मार्च को, तो वो जंग ख़त्म करके जाना चाहेंगे। वो हुँ, प्रेज़िडेंट शी के साथ वॉर सिचुएशन में नहीं मिलना चाहेंगे। हुँ, आप बात समझें और वो नहीं चाहेंगे कि उनका चाइनीज़ विज़िट जो है, वो वॉर में सैबोटाज हो जाए। क्योंकि हुँ, वो तो और चीज़ों के लिए वो विज़िट प्लान हुआ हुआ है। तो हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब अमेरिकन्स ये ढूँढ रहे हैं कि किसी तरह 28 से पहले इस जंग को ख़त्म किया जाए। और जब हुँ। वो जाएँ तो वो कहें जी कि ये तो क ख़त्म हो गया है, तो ख़त्म हो गई है जंग। और हुँ। मेरा ख़्याल है ईरानियंस इसको 28 से पहले ख़त्म नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि ट्रम्प जब चाइना जाए तो जंग चल रही हो। अब अमेरिका का यूनिलैटरली तो डिसीजन नहीं है ना सीज़फायर का। जंग उन्होंने शुरू की थी, इरानियन तो पहले कहते थे, हाँ। खत्म हम करेंगे। तो इसलिए जब तक यहाँ तो ईरानियन जब तक नहीं मानते, तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी। तो इसका मतलब है जब तक ईरानियों में जंग लड़ने का हिम्मत और हौसला मौजूद है, जंग जारी रहेगी। इसमें ऐसी कौन-सी बात है? जब तक ईरानियंस फायर बैक करने की पोज़ीशन में हैं, जब तक ईरानियंस रिस्पॉन्ड करने की पोज़ीशन में हैं, जंग जारी रहेगी। तो क्योंकि ग्राउंड फोर्सेस तो कोई लाने को तैयार नहीं है ना, दुनिया का कोई मुल्क भी अभी तक ग्राउंड फोर्सेस लाने को तो तैयार नहीं है ना। मुझे ये बताएँ कि इन इन द इवेंट कि लेट्स से 10 दिन में, 5 दिन में जंग खत्म हो जाती है। ये एक ल्यूक वार्म सीज़फायर हो जाता है। तो उस सूरत में एक यानी एक फ़ितरी बात है, हमें पता है अमेरिका एक बिल भेजेगा, तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ को, भई तुम्हें बचाने के लिए यही हमारा खर्च हुआ है, ये पैसे दो। वो आपकी गैस है, मेरी गैस है, वो $1 ट्रिलियन डॉलर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जो मर्ज़ी हो, साहब बहादुर है। और उस वक़्त मुझे लगता है कि ये जो अरब स्टेट्स हैं, ये अमेरिका से यानी आप समझें कि लड़ाई-झगड़ा इनका शुरू हो जाएगा और वो क्लैशेस शुरू हो जाएँगे वर्बल। तो डू यू सी एनी फ्यूचर ऑफ अमेरिका इन द मिडल ईस्ट? देखिए, मैं ये तो नहीं समझता कि इस जंग के बाद अमेरिका मिडल ईस्ट से पूरी तरह चला जाएगा। लेकिन हुँ, रूल बहुत महदूद हो जाएगा। आप समझते हैं बिल भेजा जाएगा, मैं समझता हूँ कि यूएई, सऊदी अरब जो बहरीन, कुवैत, कतर जो इनका नुकसान हुआ है, ये उसका बिल अमेरिका और इसराइल को भेजेंगे कि आपकी वजह से हमारा इतना नुकसान हो गया है। देखिए ना, इनका भी तो नुकसान हुआ है ना। हुँ, पहली वॉर्स में इनका तो कोई नुकसान नहीं होता था। ये खामोश बेनिफिशियरी होते थे उस वॉर्स के, तो ये पे भी कर देते होंगे। इस हुँ। लड़ाई में तो ये इक्वल शेयर होल्डर हैं फाइनेंशियल लॉस के और इनका अपना बहुत नुकसान हुआ है। यूएई ने उनके तो पास आ गया ना, लड़ाई हाँ? झगड़ा हो गया ना। हाँ, वो उनका अपना एक बिल मौजूद होगा, तो मुझे नहीं लगता कि लड़ाई की कोई फाइनेंशियल सेटलमेंट इस तरह आसानी से मुमकिन होगी क्योंकि सब फ्री का इनका काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इनके तो मुझे नहीं सारे लगता कि में हाँ। पड़े हुए हैं। वो खुद से फ़ोर्सबली ले लेगा। सर वो तो फिर सैंक्शंस की बात है ना, फ़ोर्सफुली ले लेगा तो वो आगे से नहीं रखेंगे और वो फिर मसाइल पैदा हो जाएँगे कि सवाल एक दफ़ा पैसे ज़ब्त करने का तो नहीं होता है। और किस-किस के पैसे आप दुनिया में ज़ब्त कर लेंगे और फिर क्या-क्या करेंगे ना, मतलब आप समझें किसी एक मुल्क को तो आप निशाना बना सकते हैं इन चीज़ों का, लेकिन आप मुकम्मल तौर पे तो नहीं निशाना बना सकते। मैं नहीं समझता कि मुकम्मल तौर पे आप इस तरह अरबों के सारे पैसे जो हैं वो ज़ब्त कर लेंगे। हुँ, बहरहाल आपको अरबों के साथ डील करनी पड़ेगी और जीसीसी के साथ भी डील करनी पड़ेगी। नुकसान उनका भी हुआ है, आपको रीज़नेबल बात करनी पड़ेगी उनके साथ बैठ के।
और मुझे नहीं लगता कि इसका बिल जो है वो इतनी आसानी से अरबों को दिया जा सके। अरबों के लिए ज़्यादा बड़ा थ्रेट एक और है कि अगर अमेरिका चला जाता है और सीज़ फायर हो जाती है, तो उसके बाद और ईरान बच जाता है और ईरान 3 माह, 6 माह में दोबारा मिसाइल बना लेता है, तो फिर ये तो अंडर कांस्टेंट थ्रेट आ गए ना यूएई वगैरह तो। कुवैत, कतर, बहरीन तो अंडर कांस्टेंट थ्रेट होंगे ईरान के। तो अब एक एक ईरान जो सर्वाइव कर जाता है और 4-6 महीने में जो उसका मिलिटरीली नुकसान हुआ है, मिसाइल-शिज़ाइल दोबारा बना लेंदा है, ड्रोन दोबारा बना लेंदा है, तो वो हल्का-फुल्का ठीक-ठाक तो जारी रखेगा इनके साथ। मतलब कभी इधर मार दिया, कभी बहरीन मार दिया, कभी कतर मार दिया, कभी कुवैत मार दिया, तो जिस जो कहेगा मुझे ना मारो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ अलग डील कर लेगा। वो कहेगा मेरे आके मेरा भी जो नुकसान है वो पूरा करो। मुझे लगता है ईरान अपना नुकसान पूरा करने के लिए अरबों के साथ कोई सीज़ फायर डील बना सकता है, कि उसका नुकसान पूरा करने में अरब ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि हमारा मुस्तकिल सीज़ फायर ईरान के साथ हो जाए। कि ये इस लड़ाई के बाद भी हमारी और ईरान की कोई टेंशन ना हो, लिहाज़ा वो ईरान को कॉम्पेंसेट करने की पोज़ीशन में होंगे कि हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम आते हैं, हम ये करते हैं, उसका कोई रोल इस्लामिक वर्ल्ड में बढ़ाएँ। मुझे वो सिनेरियो ज़्यादा पॉज़िटिव नज़र आता है, बजाए इसके कि इस अमेरिका वाले सिनेरियो के कि अरब जो हैं वो ईरान को पैसे देने लग जाएँ कि भई हम आपकी तरक्की और खुशहाली के पैसे देते हैं। तो अगर ऐसा हो गया, तो ये हुँ। कुछ 6 महीने से पहले तो डील होनी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, यानी इसमें हुँ। टाइम लगना है। तो इसका मतलब है कि जो मुस्तकिल इन्वेस्टर्स हैं मिडल ईस्ट के, वो तो भाग गए और उतनी देर में वो कहीं और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। अगर यूएई में अमन नहीं होता, अगर ईरान हर 10 दिन बाद भी एक ड्रोन चलाता रहता है, हर 15 दिन बाद अगर एक एक बैलिस्टिक मैं कहता हूँ टैसिड और ल्यूकवार्म सीज़फायर होता है, तब भी उनकी एश्योरिटी नहीं है ना, उनकी तो श्योरिटी है ओह! कि जब तक इंटरनेशनल गारंटीज़ ना बीच में आ जाए कि अब नहीं होगी ये जंग। अ, तो हाँ, जो यूएई का था ना वी आर अ पीस आइलैंड, हुँ। तो वो पीस आइलैंड का स्टेटस मुझे लगता है एट स्टेक आ गया है और उसको बहाल करने के लिए यूएई को बड़ी एक्टिवली ईरान से डील करनी पड़ेगी कि उसको एक मुस्तकिल अमन चाहिए जिसका गारंटर ईरान भी हो। क्योंकि अब यूएई के हाँ, अमन का और ये पीस ए का एक एक मिनट, गारंटर ईरान होगा। ये बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं, प्रॉब्लम एक और है। आप ईरानियों की नज़र से देखें कि वो इज़राइल का बेस्ट फ्रेंड है, इवन जंग में इज़राइल उनका शुक्रिया अदा कर रहा है। वो उनका तो पूरी पॉलिटिक्स खराब हो जाएगी, जो एंटी इज़राइल है, अगर वो इसके साथ डील कर लेते हैं तो। नहीं, मैं ये नहीं समझता और मैं समझता हूँ कि यूएई को भी ये समझ आई होगी कि प्रो इज़राइल चल देखिए इस जंग से पहले प्रो इज़राइल और प्रो अमेरिका होना तहफ़्फ़ुज़ की निशानी थी। प्रो इज़राइल और प्रो अमेरिका होना खुशहाली की निशानी थी। प्रो इज़राइल और प्रो अमेरिका होना दुनिया के साथ कनेक्टिविटी की निशानी थी। आप इंडिया को देखें। अच्छी-भली चाबहार की इन्वेस्टमेंट सारा कुछ छोड़ के ईरान से तल्लुकात छोड़ के इज़राइल के साथ चला गया क्योंकि उसका उनसे भी मिसकैलकुलेट हो गया कि ये ज जंग तो इज़राइल और अमेरिका ने 10 दिनों में जीत जानी है और ईरान ने सरेंडर कर देना है, रेजीम चेंज हो जाना है। वो तो यही कैलकुलेट करके बैठे थे। यूएई भी यही कैलकुलेट करके बैठा था कि ये हुँ, हमारा रेजीम चेंज हो जाना है, अगली रेजीम में तो हमारी मर्ज़ी की आ जानी है ईरान में। तो हुँ। ये जो दुन एक मुल्क की तो नहीं, ये मुतअद्दिद मुल्कों की कैलकुलेशन थी जो मैं समझता हूँ गलत साबित हुई है। ये अमेरिका की, इज़राइल की, यूएई की, इंडिया की और जो मुल्क इस जंग में उनके साथ खड़े थे एक्टिवली, उनकी ये कैलकुलेशन थी और और ये कैलकुलेशन गलत साबित हो गई है जो मैटर ऑफ सरप्राइज़ है इन तमाम मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी के लिए, इनकी फॉरेन अलाइनमेंट के लिए और इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ इन्हें अगले 10 साल भुगतने हैं। तो इंडिया भी भुगतेगा? सर्टेनली मैं नहीं समझता इंडिया ने आज देखे ना जी ट्रंप ने कहा है कि जिन मुल्कों ने अपनाए और मसे तेल लेके जाना है वो अपनी सिक्योरिटी का खुद बंदोबस्त करें। मतलब 48 घंटे पहले वो ये कह रहा था कि हम सिक्योरिटी देंगे। हुँ, लेकिन लगता है 48 घंटे बाद के अंदर उसके जर्नैलों ने उसे समझाया है कि भाई हमारे बस की बात नहीं एक-एक टैंकर को सिक्योरिटी देना। ईरानियन मारेंगे और हमारी ज़्यादा बेइज़्ज़ती होगी कि हमारी सिक्योरिटी में टैंकर उड़ गया है। और फिर हुँ, वो आज वो ये भी कह रहा है कि मुझे नहीं पता अबनाए हुर्मत में ईरान ने कितनी माइन्स बिछा दी हैं। पहले वो कहते थे हम कोई माइन नहीं बिछाने देंगे। तो हुँ, अगर जब आपने माइन्स ब बिछा दी हैं तो आपने पाथवेज़ बनाए होंगे ईरानियंस ने। हुँ, जिस जिस जहाज़ ने गुज़रना होगा वो उन पाथवेज़ में से गुज़रेगा जो ईरानियंस देंगे पाथवेज़ और वो हुँ, पाथवेज़ उनकी रीच में होंगे कि उसके अलावा लोग माइन्स में हिट करें और वो पाथवेज़ से वो निकलवाएँ लोगों को। हुँ। मुझे ये लगता है कि अब जब अमेरिका भी आबनाए होर्मुज़ की गारंटी देने को तैयार नहीं है, आज के जो लेटेस्ट बात है, तो फिर आबनाए होर्मुज़ की गारंटी किसने देनी है? हुँ।
और दूसरा आप ये समझेंगे चाइना ने जो नया फ्रंट खोला है बजरिया नॉर्थ कोरिया टुवर्ड्स पैसिफिक, हाँ। वो इससे भी डेंजरस है। हाँ भाई, वो तो अपना बैठे बिठाए उस आदमी को क्या हुआ है? नहीं, नहीं, उस वो जो हुआ है चाइना को हुआ है, उस बंदे को क्या हुआ है? आप देखें अब चाइना की अपनी एक्सपोर्ट के लिए पैसिफिक पे काफ़ी रिलायंस है और वो उस साइड से वो अपना उसका काफ़ी माल जाता है, वो हॉट वाटर्स तक ग्वादर लेना चाहता है लेकिन अभी है तो नहीं ना, तो उधर से उसका माल जाता है तो वो और उसकी चाइना और जापान की वही लड़ाई है जो पाकिस्तान इंडिया की है और वो हुँ, उसने ताइवान भी लेना है। तो इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग लैंड करे, उसने नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान तीनों मुल्कों के दरमियान एक फ्रंट खुलवाने की कोशिश कर रहा है और वो नॉर्थ कोरिया को एक्टिवेट किया है इस मामले में। तो ये हुँ, भी तो अमेरिकन्स के लिए मैसेज है ना कि इसके नतीजे में उनके लिए एक और फ्रंट खुल गया। उन्होंने ज़िंदगी दुनिया की कितने फ्रंट्स पे लड़ना है। अब हुँ। इसके बाद जापान भी उन्हें कह रहा है कि हमारी हिफाज़त कौन करेगा और साउथ कोरिया भी कह रहा है हमारी हिफाज़त कौन करेगा। आप बताएँ अमेरिका, साउथ कोरिया या जापान में से किसी एक का गिरना अफ़ोर्ड कर सकता है? नहीं, अपना लेकिन अमेरिका ने साउथ कोरिया से सारे मिसाइल बैटरीज़ तो निकाल लिए मिडल ईस्ट के लिए। जापान से भी निकाले हैं। हाँ, तो ताइवान से निकाल लिए। तो उसके नतीजे में चाइना उसको एक सेफ पैसेज फ़ील कर रहा है और उसका ख़्याल है कि नाउ इट्स द टाइम टू हिट देयर। आपको तो पता है चाइना और जापान की कितनी कंट्रोवर्सी है हाँ, और हाँ। चाइना और जापान की दे कितनी लड़ाई है। दे लव टू मतलब हेट ईच अदर। एज़ वी लव टू हेट इंडिया विद ईच अदर। तो इसलिए मेरा ज़ाती तौर पे ये ख़्याल है कि हमें उस तरफ भी नज़र रखनी पड़ेगी कि आफ्टर ऑल वो जो दुनिया का मोटा-सा आदमी है किम जॉन मेरे जैसा, वो उसके डिज़ाइन्स क्या हैं? वो क्या सोच रहा है? उसके खिलौने क्यों अवाम में आप लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया जाएँगे ना, आपको पकड़ के जेल में डाल देगा क्योंकि आपके बाल उससे लंबे हैं और हाँ, ये नहीं बा बर्दाश्त मैं कटा के जाऊँगा सर, आपको पता है वहाँ हाँ, सबके एक जैसे बाल हैं हाँ। और सब और एक ही टीवी मेरे देखना है साथ में ना सबने। चले जाना और वहाँ खग्गे ना हाँ, मार हाँ, खग्गे सिर्फ़ उसी तरह के जाऊँगा। वो खाता है। तो आप हुँ, देखिए ना, आप ये बताएँ किम जॉन को क्या हुआ है? हुँ। बैठे-बिठाए तो नहीं हो सकता, आफ्टर ऑल एक न्यूक्लियर पावर है, उसका कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई अ, हुँ, अब आशीर्वाद होगा। क्या होगा? मतलब आप बताएँ ना। मेरा कि ख्याल है व्हाट इज़ कि हिज ये भी तो हो सकता है ना कि ईरान से थोड़ी अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की है चाइना ने। हाँ, चाइना ने बताया कि हमारे पास ये महाज़ भी मौजूद है जो हमने कभी खोलना है। हुँ, डोंट टेक अस ईज़ी। हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे ये जो बैग पीछे जापान और कोरिया है हम इनको छेड़ेंगे। हुँ। हैं? तो वो भी तो आप देखें ना कि और उसमें रशिया की और नॉर्थ कोरिया की अलाइनमेंट भी आपको पता है। देखिए, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि शुमाली कोरिया का रशिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट है। हुँ, वो वैसा ही डिफेंस पैक्ट है जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरब का है कि रशिया पे हमला, शुमाली कोरिया पे हमला है, शुमाली कोरिया पे हमला, रशिया पे हमला है। इसीलिए तो शुमाली कोरिया ने हज़ारों फौजी पुतिन को गिफ्ट किए यूक्रेन में लड़ने के लिए, हुँ, जब रशिया के पास फ़ौज नहीं थी। हुँ, अगर शुमाली कोरिया कोई महाज़ खोलता है पैसिफिक में विद साउथ कोरिया एंड जापान, तो उसमें रशिया उस पैक्ट के साथ बाउंड है जैसे हम सऊदी अरब के साथ बाउंड हैं। और हुँ, चाइना और नॉर्थ कोरिया तो एक तरफ है। और हुँ, ये अमेरिका के लिए ज़्यादा बड़ी जंग होगी जो वो पैसिफिक में जो वो देखेगा जापान और साउथ कोरिया के साथ नॉर्थ कोरिया की, जिसमें चाइना और रशिया नॉर्थ कोरिया की एक्टिवली मदद कर रहे हैं। और शुमाली कोरिया का बॉर्डर है चाइना के साथ, ब्रिज है पीछे। चाइना हुँ, को बहुत आसानी है, इट्स नॉट वेनेजुएला, इट्स नॉट ईरान जिनके साथ चाइना का बॉर्डर नहीं है। शुमाली कोरिया के साथ चाइना का मुकम्मल बॉर्डर मौजूद है, बैक हुँ। एंड पे रोड बॉर्डर मौजूद है और उसके लिए शुमाली कोरिया की मदद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लिहाज़ा मैं उस कॉन्फ्लिक्ट को भी ईज़ी नहीं लेना चाहता क्योंकि वो भी मुझे एक बिगर स्क्रिप्ट का फ्रॉम चाइना एंड रशिया नज़र आ रहा है कि अगर अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज करना है तो आइए पैसिफिक में चैलेंज करते हैं, जहाँ उनकी लड़ाई है जापान के साथ और साउथ कोरिया के साथ। ये मुझे बताएँ कि अब आपको लगता है कि नॉर्थ कोरिया का जवाब मिलेगा या वो उनके पैसिफिक में गिर गए बस खत्म बात? नहीं, नहीं मुझे लगता है वो और चलाएँगे, फारिग बैठे हुए हैं, और चलाएँगे। बोर हो रहे इतवार के दिन नहीं, अब। नहीं, ये बोरियत की बात नहीं है, उसने इतने सालों में कभी चलाया? हुँ,
मतलब हम उसके मीम जितने मर्ज़ी बनाएँ, लेकिन वो कोई बेवकूफ़ आदमी मुझे नहीं लगता। उसने हुँ, इतने सालों में कोई एक भी मिसाइल फायर किया है? हुँ, अब अगर वो करने लगा है तो किसी स्क्रिप्ट के तहत कर रहा है ना, वो हुँ, मैसेजिंग हो रही है इस वक़्त अमेरिका के साथ कि हुँ, हम ये भी कर सकते हैं। तो अब चूँकि आपको पता है पिछले दिनों ये बात हुई कि रशियंस ने कहा कि यूरेनियम ईरान का हम ले लेते हैं और अमेरिकन्स ने कहा हमें कबूल नहीं है। तो हुँ, इसका मतलब है रशियंस ईरानियन लड़ाई में कुछ मीडिएट कर रहे हैं जो नहीं मानी जा रही। अब अमेरिकन्स को ये मनवाने के लिए कि आप वो बात मानें, तो मुझे लगता है पैसिफिक में दबाव बढ़ाया जाएगा, ताकि अमेरिका को नज़र आए कि उसकी डबल फ्रंट एंड वॉर हो जाएगी। एक तरफ वो मिडल ईस्ट में लड़ रहा होगा, दूसरी तरफ उसकी पैसिफिक में भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। हुँ। आप समझे ना, उसकी 2 तरफ अमेरिका की लड़ाई शुरू हो जाएगी, इधर ईरान से, उधर शुमाली कोरिया से। उधर उसने जापान और साउथ कोरिया को बचाना है, इधर हुँ। उसने इज़राइल और अरबों को बचाना है, तो मुश्किल हो जाएगी अमेरिका के लिए, 2 महाज़ों पे लड़ना बैक वक़्त। चलें वेरी क्विकली लोकल उस पे आते हैं। ये क्या हुआ आपने कामरान टसूरी को क्यों फारिग कर दिया और एकदम ही वो उसी फ्लाइट से वो दुबई चले गए हैं? फिर कहते हैं मैंने उम्रा करना है। ये जब गवर्नर थे तो उनको उम्रे का ख़्याल नहीं आया। छोड़ने तब वो वाले ज़्या देखे क्या? तब वो ज़्यादा ज़ियारतें करते थे। हाँ, ये साइंस क्या है कि एक ही दिन में फारिग और फिर निकल जाओ। ये मुल्क में ये इसलिए आते हैं ये लोग। एमकेएम के सारे गवर्नर्स ही ऐसे करते हैं, इशरत भी निकल गया था। आई सर, तो चलो ठीक है, जी। उसकी तो अल्ताफ हुसैन से दुश्मनी हो गई थी ना और तो उससे डरते थे। इसकी भी पूरी एमकेएम में दुश्मनी है, ये भी जो बंदे एमकेएम में इसके खिलाफ बात करते थे, उनकी शिकायतें लगाता था, उनको थ्रेट करता था। हाँ, ही इज़ तो अब आल्सो इक्वली फारिग क्यों हुआ है? आंसरेबल। फारिग क्यों हैं? हुआ है? फारिग क्यों हुआ है? मेरा ख़्याल है जिनकी स्ट्रेंथ पे बैठा था, उन्होंने कहा बस बहुत हो गई, अब आप जाएँ। तो वो जिसकी स्ट्रेंथ पे था वो फारूक सत्तार वगैरह तो बहुत सदमे की हालत में है इस वक़्त। कोई बात नहीं, अकोमोडेट हो जाएँगे फारूक सत्तार, कोई ऐसी बात तो नहीं। यानी किसी पे हाथ उठाया। ईद के बाद कैबिनेट में कहते हैं, या जंग के बाद कोई कैबिनेट का रीशफ़ल है, उसमें देखा जा सकता है फ़ारूक सत्तार के बारे में कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है पीटीआई में। कितना को रीशफ़ल हो औ रहा है? हैं? कितना को रीशफ़ल हो रहा है? काफ़ी रीशफ़ल होना है कि चा प्लानिंग है। यानी को 50% वज़ीर फारिग हो रहे हैं, फ़ारग तो 2 ही हो रहे हैं। तो बाकियों के पोर्टफ़ोलियो बदल रहे हैं। कुछ पोर्टफ़ोलियोज़ में तब्दीलियाँ हैं, कोई नए भी आ रहे हैं 2। हाँ, तो फिर तो इसका मतलब है अच्छा एडिशनल यानी है, नए वज़ीर बन जाएँगे। नए वज़ीर बन आप आ रहे हैं उनमें? नहीं, नहीं, मेरा कहाँ रहा हूँ, मैं तो आपको पता है सरकार से बहुत दूर रहता हूँ। और छोड़ें यार आप सरकारी ही हैं हमारे लिए। नहीं, हम नहीं, शहबाज़ शरीफ को तो मिलते नहीं हैं। वो तो आप हमारे लिए वज़ीर-ए-आज़म ही हैं। वो आपका हुस्न नज़र है, जिसको मैं कबूल करता हूँ, लेकिन टेक्निकल बात ये है कि मैं सरकार और सरकारी इमारत से बहुत दूर रहता हूँ। आपने कभी किसी लिस्ट में मेरा नाम देखा है, कभी नहीं, किसी आ जगह जाएगा, मेरे आप फ़िक्र ना करें। वो अच्छा, लिस्टें निकलने दें, लिस्ट में नाम भी आएगा। और लूँगा कुछ तो आएगा ना, झूठी लिस्टों में तो नहीं ना मेरा ऑलरेडी नाम डाल आपके दोगे। आपके चैनल का तो आया हुआ है, वो कहते हैं आपका चैनल जो है हम न्यूज़ वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है जेएस बैंक के साथ नहीं यार, मिलके। कुछ वो सब झूठी स्टोरीज़ यार वो हैं। खबरें चल रही है सारी मीडिया पे झूठ वो सारी चीज़ें, वो जो झूठ है, तो एवरीथिंग इज़ हमने फॉल्स। डिनाई क्यों नहीं किया अभी तक? ज़रूरत ही नहीं, वो यहाँ तो आपको पता है कि तो इतना ये हर यूथ साल हम टीवी जो अवार्ड बाहर करता है, करोड़ों रुपया खर्च करता है और बाहर से एक आदमी भी उनमें शरीक नहीं होता, उसकी क्या साइंस है? नहीं, वो होता ही पाकिस्तान के अवार्ड्स हैं, वो बाहर के अवार्ड्स तो नहीं होते ना नहीं, ये जी। तो नहीं है ना कि जब इंडिया वाले करते हैं तो उसमें हॉलीवुड वालों को भी बुलाते हैं, दूसरों को भी बुलाते हैं। यानी आप कहीं कनाडा में करते हैं। मैं आपकी तजवीज़ उन तक पहुँचा दूँ। मैं कहूँगा मुबश्शिर लुकमान साहब की ख़्वाहिश है कि हम अगला तो जब ये आप करें। समझ रहे हैं कि हम तो ये समझ रहे हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का बहाना है बार अवॉइड करना। ये लगता है नहीं, हमें तो। नहीं, नहीं, आई डोंट थिंक सो। वो तो आपका स्पॉन्सर्ड होते रेहान हैं। मर्चेंट की भी आपके रेहान मर्चेंट की भी पूछ-गिछ हो रही है, सुना उसका सीएफओ उठा हुआ है। वो देखें ना जी, उसमें एफआईए के नोटिस भी आपके पास हैं, उसमें उसका एक वैलिड प्रूफ आपके पास है, लेकिन हम का तो कोई प्रूफ नहीं है। ये तो सुनी-सुनाई हाँ, कहानी है। चलें कोई एटीवी को आपने सुना, 10 स्पोर्ट्स को पेमेंट की थी हमने, वो नहीं, नहीं, क्वेश्चनेबल। वो तो देखें, एक लीगल एग्रीमेंट्स हैं, वो लीगल पेमेंट्स होती हैं, वो अब तो कोई पेमेंट ऐसी आपने बात। कहाँ से नहीं भेजी ना, भेजी कैसे है? हवाले से? मुझे अच्छा, मैं तो कोई अकाउंट्स नहीं देखता भाई, हम मैं तनख्वाह लेता हूँ। हुँ। तो डोंट ट्राई टू ग्रिल मी ऑन इट, लेकिन मेरी जो बात हुई है वो कह सवाल रहे कि कर, दिल नहीं कर। भई मेरे तो सारे दोस्त हैं हम में।
लेकिन मैं ग्रिल नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ कि लोगों को पता होना चाहिए हमारे चैनल्स के करतूत भी। मेरा ख़्याल है ये झूठ है। झूठ है, अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? आगे तो आगे क्या हो रहा है? महँगाई हमज़ा शहबाज़ वज़ीर बन जाएँगे। वो तो बन जाएँगे, उससे कौन-सा को फ़र्क पड़ता है? अगर कोई बाकी घर में रह गए तो उनको ही बना दें, वैसे हमज़ा को बनाना कोई अकल की बात नहीं है। यानी हमज़ा शहबाज़ वज़ीर बन रहे हैं लोगों और की नफ़रत जो है ना मुझे ये मुझे शरीयत के नाम मुझे पे बढ़ती जा रही है। मुझे फ़ाइनेंस में कुछ चेंजेज़ नज़र आ रही हैं। हुँ, मोहम्मद अली साहब का रोल को बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मोहम्मद अली अच्छा ठीक है। ठीक है? हुँ, और मुझे कोई नए चेयरमैन प्लानिंग कमीशन आते भी नज़र आ रहे हैं। हुँ, इस तरह की कुछ चेंजेज़ मुझे नज़र आ रही हैं। हुँ, तो के ऊपर फेडरल में कैबिनेट में, लेकिन हुँ, अब ये जंग के बाद होती हैं या ईद के बाद होती हैं, जंग का ख़त्म होने का इंतज़ार किया जाता है, तो फिर हुँ, देखते हैं। लेकिन अभी फेडरल में चेंजेज़ हैं, बाकी तो सब अमन सुकून है। आप बताइए आपके दोस्त इमरान खान का क्या बन रहा है? उसने सुना था ईद से पहले बाहर आना था तो और यार मेरे से क्या बात आपने उसके वेलकम की बड़ी तैयारी की हुई थी। हाँ, आप मेरी और लतीफ़ कोचा साहब एक ही चीज़ है ना, इकट्ठे ही तो होते हैं हर तौबा जगह। आप इस्तग़फ़ार, अ अ, इस्तग़फ़ार मैं लोगों को झूठी खबरें नहीं देता। अच्छा। अल्लाह का ये करम है। मेरा करा सच है अ और वो सच अक्सर लोगों को अच्छा नहीं लगता, अ, लेकिन फ़िलहाल उनके बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद फ़िलहाल बुशरा बीबी के बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं, बुशरा बीबी और वो एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं यार। कोई अच्छा। नथिंग न्यू अबाउट दैट। अगर मैं मुबश्शिर लुकमान से पूछूँ कि सीज़फायर कब हो जाएगा ईरान, अमेरिका, इसराइल तो मुबश्शिर लुकमान के ख़्याल में कब सीज़फायर हो जाएगा? देखें बात ये है कि इस वक़्त ईरान के साथ वो नहीं हुआ है जो अमेरिका और इज़राइल ने सोचा था कि कर लेंगे, पहले 5 दिन में या 10 दिन में हुँ, और वो आगे गिर जाएँगे। तो ये जो डोनाल्ड ट्रम्प पहले दिन से कह रहे हैं कि वी ओब्लिटरेटेड देम इन 1 आवर। अब वो जिसको आप ओब्लिटरेट कर देते हैं उसको फिर आप उससे उसके बाद क्या आपने नेगोशिएट करना। अब अमेरिका इस जंग से निकलना चाह रहा है, ईरान इसको प्रोलॉन्ग कर रहा है क्योंकि वॉर ऑफ एट्रिशन बन गई है ये। हुँ, तो मुझे मुझे ये लगता है कि अब अगर कोई सीज़फायर जो होना है उसमें 4 ममालिक का बहुत अहम रोल है। एक सऊदी अरेबिया का, एक हुँ, पाकिस्तान का, एक तुर्किया का और एक ओमान का। और ये 4 ममालिक के ऊपर आप नज़र रखें और मेरा ख़्याल है स्पेशली पाकिस्तान का रोल बड़ा हुँ, सिग्निफिकेंट है क्योंकि ईरान ने ओपनली पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दी है और मिडल ईस्ट पाकिस्तान को ट्रस्ट करता है। हुँ, वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान, इट्स नॉट अ जोक। अ, हुँ, अब सारों को पता चल गया होगा कि फ़ौज और न्यूक्लियर की क्या इफ़ादियत है, ये इन हुँ, जंगों के बाद। तो अब हुँ, मेरा ख़्याल है कि ओमान इसमें बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान ने 3 शराइत दे दी हैं। वो 3 शराइत तो नाक़ाबिल कबूल हैं, लेकिन 3 दिन पहले कोई शर्त ही नहीं थी। वो कहते थे सीज़फायर ही नहीं। हुँ, अब कम से कम उन्होंने शराइत दी हैं, कुछ दिन के बाद वो और डाइल्यूट होंगी, फिर और डाइल्यूट होंगी और फिर आप 10 दिन तक देख सकते हैं, वो बैठेंगे। लेकिन ये ईद से पहले ये मसला खत्म होता नज़र नहीं आता मुझे। जो भी होगा उसके बाद ही होगा। हुँ, ठीक है, क्योंकि तो अमेरिका आपके कहीं बैकफुट पे और अब मैं एक और बात बताता हूँ आपको, चलिए अंदर की खबर आपको देता हूँ। ये जो इनका मिनिस्टर ऑफ वॉर है अमेरिका के, मैं इसका नाम ही भूल जाता हूँ यार हमेशा। जो डिफेंस हुँ, मिनिस्टर को अब उन्होंने वॉर मिनिस्टर कर दिया हुआ ना, हुँ, पीस टाइम में ही वॉर मिनिस्टर कर दिया था, अजीब टाइटल था। नहीं उन्होंने मिनिस्ट्री का नाम ही बदल दिया था ना, उन्होंने कहा था हाँ, वो कहते हैं हमारा डिफेंस कोई है ही नहीं, हमारा तो वॉर है, वॉर ठीक है। तो वो अब बात ये है कि ये डोनाल्ड ट्रम्प ने उसकी कुर्बानी दे देगा कि इसने मुझे अच्छा, एलन फ़ोन किया था और ये मुझे झूठी खबरें देता रहा, उसको फ़ारिग किया एंड दैट इज़ द क्विकेस्ट वे फॉर अमेरिका टू पुल आउट। और पर इसके नतीजे में वो मिड टर्म हार जाएगा। मिड टर्म तो किसी भी नतीजे में आ, वो अपनी आप को बचाना है। देखिए जब पॉलिटिक्स में इफ इट इज़ योर नेक और माय नेक देन इट विल बी योर नेक, ये याद रखें। नहीं मिड टर्म हारने का मतलब है डोनाल्ड ट्रम्प की छुट्टी। द मिड टर्म वो अभी भी हार रहा है, इस कंडीशन में हार रहा है। फिर उसके बाद रिवाइवल के लिए चंद महीने आ जाएँगे कि रिवाइव हुँ, करने के लिए कि मैंने ये किया तो मैंने वो किया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइकली सिनेरियो
क्योंकि उसने अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू हो गया है। मार्को रूबियो ने व्हाइट हाउस से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। आप उसकी पिछले 4 दिन में कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देखेंगे जो इन हुँ, सपोर्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप है। इनफैक्ट जेडी वैंस जो है वो बड़ा खुश है इस सारे सिनेरियो से और वो चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप उड़ जाए, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप उड़ता है तो वो प्रेसिडेंट है और उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी में ऑल इज नॉट वेल, जितना हम लोग समझते हैं ना कि एक सुपर पावर है और वो ये है तो वो है। लेकिन अगर अगर रिपब्लिकन डाउन जाती है तो जेडी वैंस का अगला चांस खत्म हो जाता है ना। देखें फिर तो डेमोक्रेट्स आ जाएँगे नहीं, नहीं, 2 वो साल बाद। टेन्योर तो पूरा होगा ना। अगर प्रेसिडेंट इम्पीच होता है तो रिपब्लिकन का टेन्योर तो पूरा होगा ना। इम्पीचमेंट तो बहुत मुश्किल है दुनिया में, वो ज़िंदगी हमने वहाँ देखा है काफ़ी निक्सन के बड़ी अलावा किसी। एप्स्टीन फाइल गले का तौक है। मुज़म्मिल साहब, ये जो है ना, हर अमेरिकन जो है ना इस पे हल चाहता है, एप्स्टीन फाइल पे। वो थे मोनिका ल्यूनिस्की दा हल हो गया थे, मेरा मतलब है मोनिका एक वोट तो। ल्यून्स्की अंडर एज नहीं थी। मोनिका ल्यून्स्की एक एडल्ट थी और 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स के दरमियान सेक्स होना और बात है और अंडर एज बच्चों को मोलेस्ट करना ये बिल्कुल और बात है। पूरी इस पे दुनिया जो है यूनिफाइड है एप्स्टीन के ऊपर और एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर। एनीवे, इस पे देखते हैं क्या होता है। और आप आज अफ्तारी में प्लीज वो अपनी रेगुलर अफ्तारी ना करिएगा, बीमार हो जाएंगे आप इस तरह। इतने खा हाँ, के आप अफ्तारियां जो करते हैं और फिर आप एक वक्त में 3-3 अफ्तारियां कर रहे होते हैं। एक भी नहीं कराई मुबश्शिर लुकमान आपने मुझे इफ्तारी। यार, देखें मैं आपको जहाँ भी मैंने देखा है उसके बाद आपको लोग ना खा कोई के शहरी पे, होते हैं। ना शहरी पे इनवाइट किया है, ना इफ्तारी पे इनवाइट किया है इस मेरा बार ख्याल है तुमने। सहरी पे आज कर लेते हैं सब अफ्तारियां तो। सब 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 दोस्तों को बुलाया तुमने, तो मैंने और मुझे सहरी पे नहीं आज कर, बुलाया। अभी मैं तुम्हारे उन करीबी दोस्तों मुझे की फ़हरिस्त यकीन में हो जाए कि शामिल। आपने रोजा रखना है तो मैं आपको पराठे और दही की सहरी कराऊंगा। यकीन देखें, होना चाहिए। मैं रोज़े मैं पूरे रखता हूँ, लेकिन बस अभी ठीक। मैं तुम्हारे उन करीबी दोस्तों की फ़हरिस्त में शामिल नहीं हुआ जिन्हें तुम सहरियाँ और इफ्तारियाँ कराते हाँ, हाँ, अभी नहीं, आपको अफ्तारी पे पोस्ट हो। अफ्तारी तो आपको बुलाया हुआ है। वो तो एक कॉफ़ी पे बुलाया है ना, वो तो हाँ, है, लेकिन कोई इफ्तारी या सहरी नहीं कराई आपने अभी। तो ठीक है, ठीक करते है। हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हालाँकि आपको। आपने मुझे एक मीम भेजी थी कि जो दोस्तों को सहरी या इफ्तारी ना कराए हाँ, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। मैंने हाँ। सोचा ये तो मुबश्शिर लुकमान पे भी हो सकती है, वो अपने ही खिलाफ मीम मुझे भेजी जा रहा सही है, करते है। जी, इसमें ये मेरी कोताही है। अफ्तारी जी, कराना और सहरी कराना तो वैसे भी सवाब का काम है और हाँ, अल्लाह ताला हम सबको अपने सवाबों से नवाज़ता रहे, बहाने-बहाने आमीन, से। मुज़म्मिल, आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक अल्लाह थैंक यू, हाफ़िज़। थैंक